ठीक है। तो देखो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो देखो ये तुमको दो वर्ड से कॉम्बाइंड फॉर्म में दिख रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, एक फॉर्म है थर्मो और दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डायनामिक्स कह रहे हैं। ठीक है। थर्मो का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली ये किससे डील कर रहा है, हीट से डील कर रहा है। हीट दैट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इससे डील कर रहा है। वहीं अगर हम लोग डायनामिक के बारे में बात करें तो डायनामिक किससे डील करता है, मोशन से, या इसके हीट के किससे डील करता है, फ्लो से। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी हीट का जो फ्लो होगा या इसके वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो इसके बारे में लिखना कि थर्मोडायनामिक्स क्या होते हैं। लिखो थर्मोडायनामिक is the branch of physical chemistry which deals with heat, या इसको हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी, है ना, विथ हीट देयर फ्लो। मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे बहुत सारी इस टॉपिक में आप देखोगे कि जैसे एक चीज देखो ना कि पेट्रोल का जो कंबशन होता है, तो कंबशन होने से वो किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि एनर्जी जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। तो वन फॉर्म का क्या होता है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। जैसे बहुत सारे जैसे हैं, वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, वर्क में। तो ये उस तरीके से हम बात करें, उसके फ्लो के बारे में बात कर सकते हैं, उसके कन्वर्जन के बारे में, कन्वर्जन एंड सो। जैसे आप इस टॉपिक में देखो बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मेशन हीट में, हीट का फॉर्मेशन वर्क डन में। तो अदर में क्या होता है कि जो इस तरीके के जो चेंजेस हैं या जो कन्वर्ट करते हैं, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग किस में डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद लिखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है कि ये जो है ना वो डील करता है कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस है, दैट इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो किस लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, ये कह रहे हैं दैट इज इट डील्स विथ स्पॉन्टेनिटी, या इसी को हम देखो क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन या प्रोसेस। जैसे ये क्या कहना चाहता है कि मान लो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करने के लिए 200 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 200 किलो जूल एनर्जी देंगे तो प्रोसेस होगा, नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। मतलब ये किससे डील कर रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। इससे पहले हम लोग इस चीज़ों पे डील नहीं किए थे कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, मतलब उस गिवन कंडीशन पर ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, उस चीज़ों से ये डील करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये देख करके बता देंगे कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, उसके लिए एक मिनिमम कंडीशन चाहिए, तो वो मिनिमम कंडीशन इनको मिल रहा है, तो ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो कौन बताता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, दैट इज वन फॉर्म ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो ये किससे डील करता है, दैट इज, ये भी कह सकते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ
इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये किससे डील कर रहा? इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इंथैल्पी, हीट, वर्क, इन सब जो सारी चीज़ें हैं ना, उससे ये डील करता है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले हैं और क्या क्या फैक्टर्स ये इनको इफेक्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स वाली चीज़ें क्लियर है। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जो क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिमिटेशन। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ऑफ डायनेमिक्स। लिमिटेशन की बात करते हैं कि लिमिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गलती, अगर उसमें कोई कमी भी रह जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन जो है, ये वर्ड की बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एक लिमिटेशन क्या है कि ये जो है वो सिर्फ बल्क सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर बल्क सिस्टम ओनली। ये इसका लिमिटेशन है। जैसे कोई चीज़ है जो इसकी छोटी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट ये इसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? बल्क सिस्टम है। इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है। तो ये जैसे है ना, जैसे हर किसी का एक लिमिटेशन है। जैसे बहुत बड़े बिल्डर को है ना, बहुत बड़े बिल्डर है और तुम उसको कहो कि नहीं मेरा एक छोटा सा ये काम है, ये वाला काम कर दो, वो नहीं करेगा। जैसे एल&टी वाली कंपनी को बोलो कि ये मेरा थोड़ा सा सामने का जो एक है 1-2 फीट है ये बना दो, तो नहीं बनाएगा। जैसे मान लो कि कोई कुक है, तो अगर उसको बोलो कि घर पे पार्टी है, 50 लोग, 100 लोग है, 200 लोग है, 500 लोग है, 2000 लोग है, 5000 लोग है, इनके लिए खाना बना दो, बोलेगा कि ठीक है बना देंगे। लेकिन उसी को बोलो कि मेरे घर पे 2 आदमी आज गेस्ट आने वाले हैं, 2 आदमी के लिए खाना बना दो, वो डिनाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत क्या है? पैकेट फाड़ने का और पूरा का पूरा डब्बा उसका डालने का है। तो वो उसकी जो माइंडसेट है वो किसके लिए है? बल्क सिस्टम के लिए। तो वो छोटी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बड़े लार्ज लेवल पर। मतलब ये बल्क सिस्टम के लिए एप्लीकेबल फॉर बल्क सिस्टम ओनली, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, छोटी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक बड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ डेल्टा के फॉर्म में लेते हैं, डी के फॉर्म में नहीं लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ये जो डेल्टा होता है वो किसके लिए होता है? लार्ज इंटरवल के लिए होता है। और ये जो स्मॉल डी दिख रहा है वो किसके लिए दिख रहा है? स्मॉल इंटरवल के लिए। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये वाला डेल्टा दिखाई देगा, ये वाला डेल्टा कम दिखाई देगा केमिस्ट्री में। क्या ये चीज क्लियर है? दूसरा लिमिटेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये बता रहा है कि ये प्रोसेस हो जाएगा या नहीं होगा, बट ये नहीं बता रहा है कि कब होगा। मतलब किससे डील नहीं करता है? रेट ऑफ रिएक्शन से डील नहीं करता है। मतलब इट डज नॉट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, फास्ट और स्लो है। ये कह रहा है कि रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन कब होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, ये डील नहीं करता। मान लो कि जैसे कोई काम दिए तुम अपने लेबर को, वर्कर को दिए, भाई ये काम कर लेना, वो बार बार कह रहा है कि अब टेंशन क्यों ले रहे, हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कब होगा। मान लो कोई असाइनमेंट दिए, तुम रिप्लाई क्या कर रहे हो कि सर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कब करोगे, आज दोगे, 5 दिन बाद दोगे, 5 साल बाद दोगे, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं? इट डज नॉट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों की चीज़ों का लिमिटेशन क्लियर है। अब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक पैरामीटर्स लिखना। सबसे पहले सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम किसको कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम किसको कहते हैं? तो देखो, सिस्टम इज बेसिकली क्या होता है? एक रीजन ऑफ स्पेस है
ये वो जगह है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है जिनका ऑब्जर्वेशन जहाँ पर भी कर रहे हैं वही क्या आपका सिस्टम है। तो लिखना द रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस रीजन ऑफ स्पेस where thermodynamic observations are done, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। इट मे बी अ वेसल, ये वेसल हो सकता है। इट मे बी अ कंटेनर, ये कोई बर्तन हो सकता है। केमिस्ट्री में बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्नेस कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ब्लास्ट फर्नेस, इस तरीके के, है ना। तो बेसिकली केमिस्ट्री में उसको हम क्या कहते हैं, फर्नेस कहते हैं। तो ये क्या है कि वेसल है, कंटेनर है, फर्नेस है, ये वो स्पेस है जहां पे थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। तो सिस्टम क्या है ये समझ में आ रहा है। इट मे बी अ लैब, लेबोरेटरी हो सकता है, क्लासरूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जहां पर ये क्या हो रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। सेकेंड वन, सराउंडिंग लिखना। सराउंडिंग किसको कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं। सिस्टम छोड़ दिया जाए तो यूनिवर्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सराउंडिंग। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, आफ्टर सिस्टम, सिस्टम छोड़ करके रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स is called surrounding। आफ्टर सिस्टम, सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट होगा यूनिवर्स का, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो ये क्या है, सिस्टम है, इसको हम कुछ इस तरीके से बना दें। ठीक है, ये सिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। इसके बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। समझे, ये बचा हुआ पार्ट। और ये जो लाइन टाइप का जो दिखाई दे रहा है ना, लाइन टाइप का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। ये क्या होता है, बाउंड्री। जैसे अगर ये दीवार जो है वो क्या आपका एक मेरे लिए बाउंड्री है, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके पॉइंट लिखना, ए सिस्टम can be changed by surrounding। समझे, a system can be changed by surrounding but vice versa is not true। मतलब सिस्टम जो है ना, वो सराउंडिंग के द्वारा चेंज हो सकता है, बट सिस्टम सराउंडिंग को चेंज नहीं कर सकता। ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय सराउंडिंग, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट सराउंडिंग जो है वो सिस्टम से चेंज नहीं होगा। उसका रीजन क्या होता है, सिस्टम इज मच लेस देन सराउंडिंग। तुम एक चीज देख रहे हो, सिस्टम सराउंडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स। ये हर लगभग हर जगह पढ़ते होंगे, है ना। ये चीज इसको लिख भी सकते हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स। यही तो हम डिफाइन कर भी रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द
सिस्टम सिस्टम छोड़ दिया जाए तो जो यूनिवर्स का बचा पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, ये सराउंडिंग हो जाएगा। बट ये सिस्टम तो हम क्या कह रहे हैं, ये एक वेसल है, कंटेनर है, और ये हम यहाँ पर बात इंडिया का, एशिया का और अर्थ का नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर जो भी चीज छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम थर्मोडायनामिक्स ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, उस छोटी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो इंटायर यूनिवर्स क्या है, इसके कंपेरिजन बहुत बड़ा है। तो बेसिकली क्या है कि सिस्टम जो है सराउंडिंग इसको चेंज कर देगा, बट सिस्टम इसको चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस रूम में क्या कर दिया जाए कि मान लो कि एसी का टेम्परेचर यहाँ पे 16 डिग्री 17 डिग्री के आसपास चल रहा, तो जैसे ही विंडो गेट ओपन करेंगे तो बाहर की गर्म हवा क्या होगा, अंदर क्या आएगी, और रूम का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि जैसे गेट और विंडो वगैरह ओपन कर दिए यहाँ से खोले और यूएसए में कोई आदमी उसको ठंडा लगने लग गया होगा, क्यों नहीं लग रहा ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा है। समझे ना इस बात को, ये वही कह रहे हैं कि सिस्टम सराउंडिंग वाली चीज़ है। तो ये लाइन समझ में आ गया, सिस्टम कैन बी चेंज बाय द सराउंडिंग बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बाउंड्री है। बाउंड्री किसको कहते हैं, सेपरेट करता है ना, द मीडियम बाय विच system and surrounding are separated. The medium by which system and surrounding, ये कुछ भी हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में कि ये उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो बाउंड्री क्या होता है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। कुछ डाउट है इसमें, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। इसमें बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स का मीनिंग होता है। अगर वो टर्म की मीनिंग आपको पता है तो फिर वो सारे इसके क्वेश्चंस आपका आसानी से बन जाएंगे। जैसे देखो टाइप्स ऑफ बाउंड्री है, ये हम वन बाय वन करके इसको लिखते चले। तो पहला देखो हम यहाँ पे डिवाइड किस में कर रहे हैं, एक को कह रहे हैं रियल बाउंड्री। ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बस आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि रियल बाउंड्री क्या होता है। और सेकेंड वन हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो बेसिकली रियल बाउंड्री वो है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इमेजिनरी क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये एक इमेजिन क्या हुआ। समझे इस बात को। तो रियल बाउंड्री किसको कहेंगे, दैट इज वी कैन टच और फील इट। ये क्या है, वी कैन नॉट फील और टच इट, इसको टच नहीं कर सकते। और हमें देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है जो रियल और इमेजिनरी बाउंड्री के लिए है, कि हमने क्या किया कि एक इस तरीके से एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर में क्या किया, मिल्क रख दिया। ठीक है, तो ये जो ग्लास की जो बॉडी है, चाहे स्टील का हो, कांच का हो, है ना, किसी भी तरीके से हो जाए, मिट्टी का हो जाए, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री किसको कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, जो ग्लास जिसको हम टच कर पा रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, रियल बाउंड्री। लेकिन अभी देखो मिल्क जो है ये, और ये ऊपर का ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ये भी तो सेपरेट हो रहा है। लेकिन ये जो मिल्क के ऊपर में कोई बाउंड्री तो नहीं है, मिल्क के ऊपर कोई बाउंड्री है, ये तो एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो इस लेवल में है सर, और ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, ये आपस में सेपरेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं। हमें लग रहा है एक एग्जाम्पल में ये समझ में आ गया होगा कि रियल बाउंड्री किसको कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री किसको कहते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। है ना, बस ये
स्टील ग्लास रियल, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी। देख लिया इसको, आगे बढ़े हम लोग। थर्ड वन देखो क्या करे, इसको हम कह रहे हैं कि रिजिड बाउंड्री, और ये फोर्थ वन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री का मतलब समझ में आ रहा है ना, रिजिड का क्या मतलब हुआ, मतलब ये अपनी जगह पर एकदम फिक्स है। जैसे कहते हो ना कि ये इसका एकदम रिजिड डिसीजन है, नॉन रिजिड डिसीजन है। रिजिड का मतलब क्या है, वो एकदम फिक्स की तरह है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो रिजिड बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसमें नाइदर एक्सपेंशन नॉर क्या हो जाएगा कंप्रेशन। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर जो चीज़ें रिजिड है, जैसे अगर हम बात करें कि जो थर्मस की बॉटल है, थर्मोस्टील बॉटल है, तो थर्मोस्टील बॉटल को अगर आप कंप्रेस करो तो कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। क्या वो एक्सपेंशन होगा उसके अंदर, नहीं होगा। तो वो जो बाउंड्री है, जो अंदर में मान लो पानी है और जो बाहर के सिस्टम में से सेपरेट कर रहा है, तो ये कैसा बाउंड्री है आपका, एक रिजिड बाउंड्री, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो नाइदर कंप्रेशन नॉर एक्सपेंशन होगा। नॉन रिजिड किसको कहते हैं, है ना, जैसे ये जो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल पानी की बोतल मिलता है, बिस्लेरी, एक्वाफिना वगैरह, आप इसको क्या कर सकते हो, बॉटल को कंप्रेस कर सकते हो, इसके अंदर एक्सपेंशन भी होता है। आप एक काम करना कि पूरा एकदम टॉप लेवल तक उसका पानी भर देना, एकदम जोर से बंद करके फ्रीजर में डाल देना। लेकिन इस बॉटल में एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता है, इस बॉटल में भी एक्सपेंशन होता है। तो बेसिकली इस केस में क्या कहते हैं कि दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, क्या होगा इसका, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो। मतलब इस टाइप के बाउंड्री में एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड लिख लेना, एक्सपेंशन कंप्रेशन इज पॉसिबल, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज पॉसिबल, है ना, दोनों हो जाएगा इसमें। एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिफ्थ वन, इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री। सिक्स वन, इसको हम क्या कह रहे हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री। ये एडियाबेटिक बाउंड्री है और इसको हम क्या कह रहे हैं, डायाथर्मिक। एडियाबेटिक का मतलब तुम, हमें लगता है कि इसका मीनिंग जानते होगे। एडियाबेटिक किस प्रोसेस को कहते हैं, वेयर हीट चेंज इज नॉट पॉसिबल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसके अंदर में किसी प्रकार का हीट का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब बेसिकली Q इक्वल टू जीरो। अच्छा, Q जो है केमिस्ट्री में, Q रिप्रेजेंट करता है हीट चेंज को। हम लोग यहाँ पे डेल्टा Q डी Q नहीं लिखते हैं, लेकिन Q लिख रहे हैं, बट इसका मीनिंग वही है। Q का क्या मतलब हुआ, हीट चेंज। तो हीट चेंज इसका क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब हीट चेंज इसमें नहीं होगा। मतलब एडियाबेटिक बाउंड्री वो है जैसे थर्मस की बोतल, थर्मस की बोतल में अगर गर्म पानी हम लोग रखते हैं तो वो गर्म रहता है बहुत देर के लिए, मतलब उसके अंदर में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो वो जो थर्मोस्टील की जो बॉटल्स हो गई, वो क्या हो गया, एक एडियाबेटिक बॉटल है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर एक दिन बाद तो हो जाता है, तो 500-600 रुपये के बॉटल में तुम क्या उम्मीद रख रहे हो, उसके लिए तुमको लाख 2 लाख करोड़ में खर्चा करना पड़ेगा, तब आपको प्योर क्या मिलेगा, आपको एडियाबेटिक बाउंड्री मिलेगा, है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे पढ़े होंगे एक एग्जांपल, जैसे स्टेम सेल्स वगैरह में, तो जो स्टेम सेल्स वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है तो बहुत एक कांस्टेंट टेम्परेचर में किया जाता है, तो वो सब प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ही होता है ना। डायाथर्मिक किसको कहते हैं, वेयर हीट चेंज इज पॉसिबल, मतलब इसका जो Q होगा वो क्या होगा, ये नॉन जीरो होगा। जैसे अगर मान लो कि नॉर्मल हम किसी बर्तन में गर्म पानी या चाय ही रख दे इस तरीके से तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद के बाद ठंडा हो जाएगा। तो जो चाय की जो कप है वो क्या हो रहा है, वो उसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो बेसिकली कैसा प्रोसेस हो जाएगा,
डायाथर्मिक, देख रहे हो नाम ही डायाथर्मिक, मतलब दोनों तरफ से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ये हीट बाहर का हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और हीट क्या कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसे बर्तन है जिसमें तुम पानी रखे और उसको धूप में जाकर रख दिए, तो बाहर का हीट एब्जॉर्ब करेगा वो। अब ऐसा है कि तुम फ्रिज से निकाल करके मतलब उसके अंदर गर्म पानी छोड़ दो, गर्म पानी रख दो, तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज भी करेगा। तो डायाथर्मिक का मतलब है कि दोनों तरफ से हीट का फ्लो होगा। तो हमें लगता है टाइप्स ऑफ बाउंड्री वाली चीजें क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो देखो 3 प्रकार के सिस्टम है, यहां थोड़ा स्पेस छोड़ना फिर बात करेंगे। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। 3 प्रकार के सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा हुआ कि एक हम ग्लास ले रहे हैं या चाय की कप ले रहे हैं, इसके अंदर में हम लोग क्या करें, मिल्क या चाय इस तरीके से रख दे रहे हैं, ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब हो गया कि ये डब्बा बंद है और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम चाय या पानी वगैरह इस तरीके से रख रहे हैं, मिल्क वगैरह इस तरीके से, ये क्या हो गया आपका क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये जो अंदर की जो लेयरिंग है और बाहर के लेयरिंग में किसी प्रकार का कोई टच नहीं है। आइसोलेशन वर्ड कोविड में बहुत सुने होंगे, तो ये उसी का मतलब है, मतलब अंदर का जो सरफेस है और बाहर के सरफेस में किसी प्रकार का कोई कंडक्टर या इस तरीके का नहीं है जो कि कंडक्ट कर रहा है उसके टेम्परेचर को। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क या टी रख रहे हैं, समझे इसको। अब देखो ओपन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर मास में चेंज आएगा, अगर कोई कप ले लें, कोई ग्लास ले लें, उसमें पानी डाल करके छोड़ दें, तुम घर पे ही जाओ आज क्या करो कि एक कप ले लो, उसमें पानी डाल करके छोड़ दो 1 सप्ताह के लिए, क्या वो पानी एवोपरेट कर जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये इसके अंदर में मास का चेंज हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, ये ढक्कन बंद है, जो नॉर्मल पानी की बोतल होती है ना, तुम क्या करो उसके अंदर पानी भर दो और तुम जबरदस्त उसको बंद करके घर पे छोड़ दो 10 साल के लिए, क्या वो पानी रहेगा कि एवोपरेट कर जाएगा, रहेगा। मतलब उसके अंदर में मास का कोई चेंज ये नहीं होने वाला है। अच्छा आइसोलेटेड में होगा क्या, आइसोलेटेड में भी मास का कोई चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसमें हीट चेंज के बारे में। अगर इस प्रकार के ओपन कंटेनर में हम गर्म दूध या चाय रख दें तो क्या वो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इसके अंदर में मास हीट का चेंज हो जाएगा। सिंपल क्लोज्ड कंटेनर है कि एक सिंपल सा बर्तन है, उसमें हम गर्म दूध या गर्म पानी रख दें तो वो गर्म ही रहेगा या ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा होगा। नॉर्मल पानी की बोतल में तुम गर्म पानी रख दो तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब क्लोज्ड कंटेनर में हीट चेंज पॉसिबल है कि नहीं है सर, एकदम पॉसिबल है। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो क्लोज कंटेनर है, उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है। लेकिन ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। क्या थर्मस की बोतल को बाहर से छू के बता दोगे कि इसमें ठंडा पानी है कि गर्म पानी है, नहीं बता पाओगे ना। तो थर्मस की जो बोतल होती है, जो पुराने बोतल्स देखे होंगे कि जो बाहर में फाइबर का होता था, अंदर में कांच के होते थे, तो वो एक दूसरे लेयर को टच नहीं करता था, टच नहीं करता था तो उसके बीच में क्या होगा, किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज ये नहीं होगा। समझे इस बात को। तो ये टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग कह रहे थे। तो टाइप ऑफ सिस्टम क्लियर है। नेक्स्ट पर आए हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे हम लोग भी बात करते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या ना, टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर कम करना है, ये वर्क डन करना, वो वर्क डन करना, तो अलग अलग कंडीशन पर होते हैं, है ना। कि हम एक बार क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करके कर रहे हैं, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करके कर रहे हैं, एक बार हीट कांस्टेंट करके कर रहे हैं, एक बार प्रेशर कांस्टेंट करके रख रहे हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली तुम भी किसी से बात करते होगे अपने दोस्तों से कि कोई न्यूमेरिकल डिस्कस किए तो तुमको क्या कहता होगा, इस प्रोसेस से नहीं इस प्रोसेस से बनाओ,
मतलब कहने का मतलब ये तरीका नहीं, दूसरे तरीके से बनाओ। तो यहाँ पर भी जो अलग अलग जो प्रोसेस से थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, उसके बारे में लिखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल, है ना, फर्स्ट वन लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बोलो, सेम या इक्वल। इसलिए देखो हमेशा कभी भी आइसो का मतलब वही सुने होंगे। तो आइसोथर्मल का क्या मतलब हो गया, सेम, थर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, समझे। इसका मतलब यही हुआ कि जो T1 होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, T2 का। तो इसके अंदर में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा डेल्टा T क्या हो जाएगा, ये 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं, समझ में आ रहा है। उस प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई चेंज ये नहीं है, सेम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज सेम टेम्परेचर T1 और T2 यहाँ पर इस तरीके से, मतलब इनिशियल फाइनल बराबर हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। गैसेस स्टेट में एक बैरोमीटर वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बैरोमेट्रिक वाला एक होता है। तो बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, बार किसका प्रेशर यूनिट है, प्रेशर का। तो अगर हम लिखें यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन कांस्टेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सेम या कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया, जो P इनिशियल होगा वही क्या हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा। तो इस केस में जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, ये 0, दैट इज डेल्टा P इज 0। लिखिए इसको। अब देखो क्या हो गया कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, बचा कौन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कहते हैं आइसोकोरिक, वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट ये वॉल्यूम, है ना, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जो वॉल्यूम इनिशियल था वही क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। जैसे अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये आइसोकोरिक हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उसका क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इस केस में डेल्टा भी क्या हो जाएगा, 0। समझे इसको। उसी तरीके से अब फाइनली लास्ट प्रोसेस पर हम लोग आते हैं। टोटल 4 प्रोसेस पढ़ते हैं। फोर्थ वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट हीट, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। नहीं होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहां पर हीट चेंज है, हीट चेंज दैट इज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझे इसको। जैसे कोई चीज है, कोई बहुत चीज गर्म है, कोई मम्मी पापा बोलते हैं कि देखो कि ठंडा हुआ क्या, तुम बोलोगे नहीं अभी भी वैसा ही है, मतलब उसमें हीट में कोई चेंज ये नहीं है। मतलब कि उसके टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और तुम जाके धूप में भी रख दिए उसको 40 डिग्री सेल्सियस में, तो ना तो वो हीट बढ़ेगा ना ही कम होगा, तो मतलब उसके अंदर का हीट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो क्या ये चारों तरीके समझ में आपको, इससे आगे बढ़े। नेक्स्ट वन लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जानते हो किसको कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं जानते हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी EP। सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं IP, ठीक है। देखो सिस्टम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसके शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। जो डिपेंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव। कुछ चीज़ें जो है वो शेप एंड साइज पर या उसके
मास पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत चीजें समझ में आएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं दैट, लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन which depends upon their amount as well as their shape and size, है ना। वो शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करे और उसके अमाउंट पर भी डिपेंड करे। अमाउंट का मतलब बेसिकली मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो मास पे डिपेंड ना करे, देखो इसलिए क्या करें, इंटेंसिव को ध्यान याद रखने का ये भी तरीका, जो इंडिपेंडेंट हो तो इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, तो क्या कहोगे, है ना। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ function which is independent of their amount as well as their shape एंड साइज, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हीट जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एनर्जी का कोई भी फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। सर कैसे, अब तुम भी बताओ, 1 kg कोयला जलाएं, 10 kg कोयला जलाएं, क्या दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा? तो कहने का मतलब है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा। तो ये इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव। कुछ चीजें अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे डेंसिटी। जैसे अगर मान लो कि एक बहुत बड़े से ड्रम है और उस ड्रम में पानी भरा हुआ, तो पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। अगर उसे तुम 1 लीटर निकाल लिए, 1 चम्मच निकाल लिए, तो क्या डेंसिटी में चेंज आएगा या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। पानी में तो ऐसा नहीं कि डेंसिटी चेंज होएगा, या ऐसा नहीं है कि पानी की डेंसिटी 1 है तो हम 2 गिलास पानी मिला दिए तो डेंसिटी 2 हो जाएगा, होगा। इसका मतलब है कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सर कैसे, 1 kg कोयला इधर जल रहा, 1 kg कोयला इधर जल रहा, ठीक है, तो दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, मान लो कि इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 150 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल अमाउंट का, तो क्या टेम्परेचर क्या होगा, 150 रहेगा कि 300 हो जाएगा? 150। या दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर कोई गर्म पानी है, जैसे मान लो कि जग में है और तुम गिलास में लिए, तो पानी का टेम्परेचर सेम रहता है कि ठंडा हो जाता है? क्या रहता है, सेम रहता है। तो मतलब कुछ चीजें जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, जो नहीं करता वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, और जो डिपेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, इसको कहते हैं बेसिकली कि दे आर एडिटिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। इनका नेचर कैसा होता है, नॉन एडिटिव इन नेचर। देखो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम हीट को ऐड करते हैं, या कोयला बहुत जल रहा है उसको हम बाई पार्ट में करते, डिवाइड कर दें, तो इनकी वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाएगा। ऐड करने पर डिवाइड करने पर, कम करने पर, बढ़ाने पर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट इनको बढ़ाने पर, घटाने पर इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पानी ही, पानी को पानी में मिलाते जाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं होगा। तो उसी को कह रहे हैं। तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या हो गया, देखना, देयर वैल्यू विल चेंज ऑन देयर एडिशन और डिवीजन।
मान लो कि बहुत ज़्यादा है, तुम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इनके वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगा, वैसा ही रहेगा। तो देयर वैल्यू विल remains same on their division और एडिशन, है ना। पानी को ऐड कर दो, पानी को डिवाइड कर दो, उसके टेम्परेचर में, उसके डेंसिटी में किसी प्रकार का कोई चेंज ये नहीं आएगा। तो हमें लग रहा है कि ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है। अब है कि कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो बताया जाए एग्जाम्पल। अमाउंट पे कौन कौन डिपेंड करेगा, मास, मोल्स। मोल्स डिपेंड करेगा, एकदम करेगा सर। मान लो कि हम पूछेंगे कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 50 ग्राम हाइड्रोजन एंड 100 ग्राम हाइड्रोजन, तो दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। तो बेसिकली ये मोल्स क्या हो जाएगा आपका, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके अलावा एनर्जी, एनर्जी डिपेंड करेगा अमाउंट पर, एकदम करेगा। हीट करेगा, हीट करेगा। टेम्परेचर करेगा, नहीं करेगा। समझे कि नहीं। अच्छा, एक वर्ड हम लिख देते हैं एंट्रोपी। अभी तुम नहीं पढ़े हो तो शायद इसमें दिक्कत होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो ये भी तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। अगर एक मुट्ठी चावल फेंक दे, 10 मुट्ठी चावल फेंक दे, तो रैंडमनेस किस में ज़्यादा होगा। तो ये एंट्रोपी जो है वो भी क्या होता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। समझे इस तरीके से। तो ये क्या होगा, एंट्रोपी भी इधर की तरफ आ जाएगा। अमाउंट पे और कौन डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी है, सही कह रहे हो। अच्छा, रेसिस्टेंस करेगा, एकदम करेगा। मान लो 1 kg वायर है और 10 kg वायर है, तो दोनों का रेसिस्टेंस एक बराबर होगा, नहीं। फिर इसके अलावा एक और चीज बताते हैं। अगर 1 kg वायर है, मतलब 2 जगह पर, कि दोनों का रेसिस्टेंस अलग होगा, मतलब एक होगा या अलग अलग होगा। तो ये तो अलग हो सकता है ना, कि बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जो रेसिस्टेंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है, L/A, मतलब लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वायर जितना पतला हो, जितना लंबा हो, तो रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वायर थिक हो जाए और क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है और उसके शेप एंड साइज में भी डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला चीज़ तो ठीक है, कॉमन है, सबको पता होगा। बट ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखा कि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो कंडक्टिंग सरफेस होते हैं वो पॉइंटेड जो होता है उसका ज़्यादा होता है। पॉइंटेड जो मटेरियल होता है, पॉइंटेड पर इसका कंडक्टिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, है ना। ये कंडक्टिंग इसकी क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आता है, रेसिस्टेंस आएगा, कंडक्टेंस भी आएगा इसमें। ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इस टॉपिक में, हाँ, है ना। ये अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो, बट ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसमें तुम ऐड कर सकते हो, मास ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मास पे डिपेंड करता है, उनके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इनके वैल्यूज जो हैं, इनको ऐड करने, डिवाइड करने पर क्या होगा, चेंज होगा। इंटेंसिव के एग्जाम्पल कौन कौन है जो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम तो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं IQ लेवल। इंटेलिजेंसी लेवल जो है वो डिपेंड करता है क्या, मास पर। ऐसा है कि 50 kg का आदमी है और 100 kg का आदमी है, तो उसकी IQ डबल होगा। हाँ, तो इसका मतलब IQ क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक्सटेंसिव है, मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो वैसी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन वाला जो यूनिट होता है सारे के सारे इंटेंसिव होते हैं। कंसंट्रेशन वाला, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी तो समझ रहे हो ना। अच्छा, तुम गए, तुम लैब में गए, डेंसिटी तुमको दिखाई दिया कि H2SO4 की डेंसिटी 1.78 है, और उस बॉटल से तुम टेस्ट ट्यूब में लिए, तो क्या डेंसिटी चेंज कर जाएगा? तो डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट अबाउट मोलैरिटी, ये भी नहीं करता है। तुम लैब में गए होगे तो तुमको दिखाई दिया होगा कि 0.25 m है बॉटल में, उससे तुम टेस्ट ट्यूब में ले लिए होगे तो भी उसको सेम ही कंसीडर किए होगे।
तो ये बेसिकली जितने भी कंसंट्रेशन होंगे, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर अमाउंट पर एकदम नहीं करेगा सर। तुम सोचो ना, 1 लीटर पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम हाफ हाफ कर दिए तो टेम्परेचर 25 हो जाएगा, होगा? या मान लो कि एक 2 गिलास पानी है जिसका टेम्परेचर 25 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब कौन सा हो जाएगा? इंटेंस, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो वहां पर रेसिस्टेंस लिखे थे, तो व्हाट अबाउट रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, रेसिस्टिविटी को ही कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना? तो जब भी इस प्रकार के वर्ड लग जाए, अच्छा ये नाम सुने होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरीके से सुने होंगे मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब वर्ड आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी आता है। तो हमें लग रहा है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। इससे आगे बढ़े फिर हम लोग, लिख लिए सभी? अभी कुछ एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताना है कि कौन इंटेंसिव होगा कौन एक्सटेंसिव होगा। हमने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इसमें एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। इस कंटेनर में भरा हुआ था पूरा सॉल्यूशन, आधा इधर भर दिए आधा इधर भर दिए, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों के, ये दोनों क्या है आपके इक्वल वॉल्यूम के, ठीक है। देखो यहां पर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V था, सॉल्यूशन के वॉल्यूम क्या है? V है। इसके अंदर में इसकी एनर्जी जो है वो E है, इसका टेम्परेचर T है, डेंसिटी D है, मोलैरिटी M है, मोलैलिटी का स्मॉल m होता है, ठीक है। ये अगर साइन अगर आपको याद होगा तो मोलैरिटी होता है कैपिटल M और मोलैलिटी होता है स्मॉल m, नॉर्मेलिटी होता है n, ये सिंबल होता है। NB जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। A हमेशा सॉल्वेंट होता है, B क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो NB इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ये इस प्रकार से इस सॉल्यूशन के अंदर में ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2। इधर भी क्या हो जाएगा? V/2। एनर्जी क्या होगा? यही तो गलती कर दी है। एनर्जी कैसे सेम होगा? एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ना। मान लो सॉल्यूशन में कुछ एनर्जी है, दोनों को तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो तो एनर्जी तो डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी, अरे एनर्जी तो अभी बता रहे थे, 1 kg कोयला जलाओ 10 kg कोयला जलाओ तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो जो भी इसमें एनर्जी था दोनों को डिवाइड कर दे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी डिवाइड हो गया। टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर तो मान लो एक पाइप लगा करके इधर भर दी है और एक पाइप लगा करके इधर भर दी है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? बराबर होगा। डेंसिटी क्या होगा? सेम हो जाएगा। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी क्या हो जाएगा? NB क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिवाइड हो गया वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ये क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमको लगता है समझ में आ गया होगा तुमको। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट कि अगर तुमको वो चीज़ें याद है तो याद है, नहीं तो फिर ये इस तरीके से करके भाई कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है। और आज के डेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, पूरा एक लिस्ट बना देगा 10 मतलब 12 का, और पूछेगा कि इंटीजर वाले क्वेश्चन में कि हाउ मेनी आर इंटेंसिव हाउ मेनी ऑफ एक्सटेंसिव, और थोड़ा एक मिस किया तो इंटीजर में तुमको पता ही है कि गलती कहाँ पर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आएगा। क्लियर है?
लिख लियो? नेक्स्ट पर आए, जल्दी लिखो। आगे बढ़े हम लोग, लिख लियो? ये क्या गैसियस कंपोनेंट है, ठीक है ना? पीवी एन, आर छोड़ दो, टी है, डेंसिटी ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ गैस, है ना? एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर में। और गैसेस को हम क्या करें कि दो अलग अलग कंटेनर में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है? एक इधर और एक इधर, दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है? चलो बताओ, प्रेशर अभी छोड़ दो, वॉल्यूम बताओ क्या होगा? वॉल्यूम बाई 2, वी बाई 2। मोल्स बताओ, ये भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। टेम्परेचर नहीं होगा। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस थोड़ी डिवाइड होगा। मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस तो वो सेम ही रहेगा। कभी सुने हो कि 5 लीटर के कंटेनर में तो कुछ और है, 10 लीटर में कुछ और हो गया? मोलर मास क्या हो जाएगा? जैसे O2 का मोलर मास 32 होगा, तो ये क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। एनर्जी E/2, E/2, ठीक है? व्हाट अबाउट द प्रेशर? क्यों सेम रहेगा? प्रेशर, प्रेशर में क्या रहेगा? प्रेशर ये कंटेनर है, दोनों को आधा आधा भर दे रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कैसे? एकदम सही कह रहे हो। इनिशियल प्रेशर क्या था? NRT/V। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे प्रेशर क्या है? अगर N बाई क्या हो गया? 2, R, T में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में भी तो चेंज, तो ये दोनों तो सेम ही आ गए। समझे इसको? इसमें अक्सर बच्चा गलती करता है, उसको भी लगता है डिवाइड करे तो प्रेशर भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर नहीं डिवाइड होगा, समझे? तो प्रेशर क्या रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। अगर दिक्कत लगे तो वैसे करके देखो, देखो पहले प्रेशर क्या था? NRT/V। अब प्रेशर क्या है? अभी भी वही है, NRT/V। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, मोल्स में चेंज नहीं होता, तो फिर शायद कुछ चेंज होता है उसमें। तो हमें लग रहा है कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव में अब तुम कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है? इस टॉपिक से आगे बढ़े, लिख लिया उसको? 2 मिनट ले लेगा, तो लिखो, फास्ट फास्ट लिखो। एक ही चीज है जहां पर हम लोग फास्ट कर सकते हैं, वो लिखना है। समझाने में थोड़ी कर पाएंगे। अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव में देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है इसको समझाने में। लेकिन एक है कि अगर हम ये पढ़ा दिए अब, तो फिर हमको नहीं लगता कि किसी बच्चे को डाउट रहेगा इसमें। तो ये आराम से कर लोगे कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव कैसे करते हैं इसमें। अच्छा एक काम करो, एक ही पार्ट बना लो, अगले को कॉपी कर देना उधर। प्रेशर एक प्रकार का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है? नेक्स्ट पर आए हम लोग। इसी तरीके से जब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं ना, तो 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन का ये पार्ट है। एक को कहते हैं स्टेट फंक्शन, एक को कहते हैं पाथ फंक्शन। सुने हो ना?
एक को कहते हैं स्टेट फंक्शन एंड सेकेंड वन इज पाथ फंक्शन। जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है ना, तो वैसे ये भी है, आपसे पूछ देगा कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं, स्टेट फंक्शन उस फंक्शन कहते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, फाइनल। और जो पाथ पे डिपेंड करता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। तो ये क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा? तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन which depends upon initial and final condition only, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन देयर, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे करता है ना। तो लिखना which depends upon their path। तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्लियर है ये। अब स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में ये चीजें हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल, वो क्या हो गया, जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स बताओ, एग्जांपल बताओ। टेम्परेचर, क्या कह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, तो हमको लगता है वेलोसिटी भी आ जाना चाहिए, हाँ, वेलोसिटी भी आना, इसी में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ तो, वॉल्यूम, प्रेशर। वॉल्यूम तो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा ना। मान लो कि कोई गैस है, बैलून है, बैलून के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं हम, एक तो है कि उसमें हवा भर के भरा दे, एक है कि हीट करके भरा दे। तो किसी भी प्रोसेस से कर जाए तो वो उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, तो बेसिकली वॉल्यूम हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और क्या होगा बताओ, तुम एनर्जी कह रहे हो ना, ठीक है। एनर्जी के जितने फॉर्म हो जाएंगे सारे फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। एनर्जी सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इंट्रोपी, ये भी वही होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, समझे इसको, ये हो गया। पाथ फंक्शन का बताओ, पाथ पे कौन कौन हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस। वर्क डिपेंड करेगा, वर्क डिपेंड करेगा पाथ पर, करेगा। एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे तुम बैग को पीठ पे लाते हो तो वर्क डन उसका क्या रहता है, 0। और तुम अभी जाओगे ना तो बैग को ऐसे पकड़ के लेके जाना, तो तुमको दिख जाएगा कि वर्क डन जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे भी डिपेंड करता है। तो वर्क डन किस, क्या, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये पाथ फंक्शन हो जाएगा। और क्या होगा बताओ, स्पीड। और क्या हो जाएगा, हीट डिपेंड करता है ना। एक्चुअली पढ़ोगे इसको सीपी एंड सीवी पर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अलग होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें, तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है, ये चीज क्लियर है। आगे बढ़े फिर हम लोग, ये एग्जांपल्स है। अब जैसे एग्जांपल है, देखो पाथ फंक्शन क्या कह सकते हैं, जो तुम ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हो ना, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जामिनेशन कैसा हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। उसको टीचर को कोई मतलब है कि तुम किस कैसे तुक्का मारे हो, कि सही मारे हो, कि क्या मारे हो। सही है तो 4, गलत है तो -1, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया। और स्कूल में जो लिखते हैं वो क्या है, वो तो स्टेप वाइज है ना, एकदम सही सही आंसर है, इंटीग्रेट करके सीधे लिख दिए फिजिक्स में, टीचर काट के 0 कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बात का, ठीक है। आगे बढ़े फिर हम लोग, लिखना
कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें, कुछ की पॉइंट्स के बारे में। की पॉइंट्स देखो क्या कह रहे हैं हम लोग। पहला तो इसके लिए बात कर रहे हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए देखो क्या कहते हैं कि अगर किसी भी चीजों से पहले मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, लिखना इफ मोलर और स्पेसिफिक वर्ड comes before any property, then it must be an intensive property। समझे इसको? जैसे फॉर एग्जाम्पल मोलर हीट कैपेसिटी, समझे? मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये हम क्या करें कि अगर किसी भी एंटिटी से पहले क्या लग जाए, मोलर। देखो मोलर का मतलब है कि हमने तो फिक्स कर दिया ना भाई कि ये पर मोल हो गया, स्पेसिफिक का मतलब होगा था पर ग्राम हो गया, तो हमने तो इनको फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या है, ऐड करो, कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे अगर हम बात करें कि प्राइस ऑफ दिस पेन है ना, पर पेन अगर फिक्स कर दिया कि 100 रुपीज़ है, तो ये तो फिक्स हो गया। इंटेंसिव या एक्सटेंसिव है? रेट जो होगा इसका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तुम 1 लो 10 लो 20 लो, क्या फर्क पड़ता है इसको। तो ये उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो इसको दूसरा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will be an intensive property, intensive property। समझे इसको? ये लाइन नहीं समझ में आया होगा ना। रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो जैसे है ना, हाँ, एक्सटेंसिव का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, इंटेंसिव। देखो जैसे वेट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, हमें लगता है समझ गए होगे। उसी तरीके से मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। मोलैरिटी क्या है। तो हम ये लग रहा है ये लाइन तुम समझ गए होगे। अब लिखो उसको। तो जब भी इन दोनों का इस प्रकार का क्या होगा, अगर रेशियो होगा तो उस तरीके से देखें। समझे इसको? आगे बढ़े हम लोग। जैसे अगर देखो कहीं भी, जैसे हीट को हम क्या कह रहे थे, हीट, ये हीट है। हीट कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और उसको डिवाइड कर दिया तुम मोल से, तो मोलर हीट कैपेसिटी यही हो गया। ये क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। हमने तो इनको फिक्स कर दिया ना। स्टेट फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस विल बी 0। समझ रहे हो इसको? हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है
साइक्लिक में अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन ओवर साइक्लिक प्रोसेस क्या हो गया, ये 0। तो अगर ये कोई भी इस तरीके का कोई फंक्शन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। तुम एक बार में समझ जाओगे साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, घूम फिर करके वहीं आ जाना। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या हो गया उसके, सेम ही तो रह गए। तो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, ये 0। लिख लिया इसको, आगे बढ़े हम लोग। इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है, लिखना इफ अ फंक्शन फॉलो यूलर्स रूल then it must be a state function। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट फंक्शन। ये है क्या, डाउट है, यूलर्स रूल पे डाउट होगा ना, कि जानते हो। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई फंक्शन है f ऑफ n है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन जो है पहली बार हम कह रहे हैं d बाई डी एक्स इस पूरे फंक्शन का, और उस समय कांस्टेंट कौन है, y। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट कौन है, y, और इसके रिजल्ट को हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे। अब कांस्टेंट कौन हो जाएगा, x। इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगा कब, जब इस फंक्शन को अब हम पहले किससे डिफरेंशिएट करेंगे, y से, और x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, x से। अब कौन कांस्टेंट होगा, ये y से। ये इसको देख कर डर नहीं जाना, समझ रहे होगे, ये तो बस वही है उसका, छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ते होगे 2 इंटू 3 इंटू 4 प्रूव करिए, 3 इंटू 2 इंटू 4 LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, ये जो पढ़ते थे ना, ये वही तो है, उसी तरीके की चीज़ है। और ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है ना। Proof that pressure is a state function। स्टेट फंक्शन, प्रेशर क्या है, एक स्टेट फंक्शन। यूलर्स रूल का बेसिक समझ में आया ना, क्या कह रहे हैं हम लोग, यूलर्स रूल मतलब दो बार अलग अलग ऑर्डर में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हम कह रहे हैं कि PYQ का क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन सभी बच्चे को पता है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, nRT बाई V। ठीक है, अब देखो यूलर्स रूल, देखो इसका यूलर्स रूल क्या कहता है, dP बाई dV एट कांस्टेंट T। मतलब प्रेशर का डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम से, कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर। फिर इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, टेम्परेचर से, कांस्टेंट कौन होगा, वॉल्यूम। नाउ इट इज इक्वल टू dP बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा, d बाई dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। अब देखो अगर dP बाई dV है तो ये तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, प्रेशर का वॉल्यूम से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या रखोगे, nRT। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इस पोर्शन को देखो, तो d बाई dt रहने दो, और d बाई dV, P के बदले क्या लिखोगे, nRT बाई V लिखोगे। ठीक है, ये कांस्टेंट कब है, टेम्परेचर, है ना। और ये कांस्टेंट कब हो गया, टेम्परेचर पर।
फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हम कब करेंगे? कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी उसको हम वॉल्यूम से करेंगे, वो बाद में हम देखते हैं अपना, ठीक है। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनआरटी बाई वी? एनआरटी कॉमन है, एनआरटी क्या है आपका? कॉमन है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये 1/v क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? -1/x²। वो इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है? -1/x²। ये तो ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा? एनआरटी को आप बाहर ले लीजिए, इसको क्या करो, हाँ इसको हम थोड़े से और छोटे में करके लिखते हैं इसको। तो d बाई डी टी, इधर देखो, अगर हम एन आर टी बाहर ले लें तो d बाई डी बी ऑफ 1/v क्या हो जाएगा? -1/v²। तो क्या -1/v² हम डायरेक्ट लिखें? कोई दिक्कत? ठीक है, इधर आ जाओ, ये तो थोड़ा सा आसान है। डी बी बाई डी वी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? nRT बाई पी। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो d बाई डी वी, तो d बाई डी वी इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो nr बाई पी क्या है? कांस्टेंट। तो nr बाई पी को क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। तो सॉरी हाँ, nr बाई ये v, तो nr बाई v क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ t क्या हो जाएगा? 1 ना। तो ये क्या हो जाएगा? nr बाई v हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा? -nr/v²। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ t क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या हो गया? -nr/v²। अब यहाँ पे nr को कॉमन ले लो, d बाई डी बी ऑफ v क्या हो जाएगा? तो ये किसके बराबर आ गया? कुछ समझ में आया? किस में? nr कांस्टेंट है ना, इसमें ये कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। nr/v क्या आपका? अरे वो ठीक है, वो तो उतना लिखने की जरूरत थोड़ी है। अब t से डिफरेंशिएट करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, v से डिफरेंशिएट करोगे तो ये रहेगा। समझे इसको? देखो लास्ट फंक्शन, इसको फिर से एक बार रिपीट कर दें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली टफ होता है ये जो लाइन है, यूलर्स थ्योरम। तो कह रहे हैं कि इफ अ फंक्शन फॉलो यूलर्स रूल देन इट मस्ट बी अ स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पे बात होती है कि सर यूलर्स रूल किसको कहते हैं? तो यूलर्स रूल देखो बेसिकली क्या, कोई भी फंक्शन है उसको हम एक बार x से डिफ्रेंशिएट करते हैं, y कांस्टेंट है, फिर दोबारा इसको हम किससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? y से कर रहे हैं, x कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बराबर होगी जब रिवर्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब y से पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को हम x से डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये पैरामीटर कांस्टेंट हो गए। तो ये जैसे छोटे क्लासेस में रहते थे, प्रूव दैट करिए। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन, प्रेशर स्टेट फंक्शन है। तो देखो प्रेशर स्टेट फंक्शन कैसे होगा यहाँ पर, इसको प्रूव करना। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? nRT बाई वी। तो P इक्वल टू क्या लिखे? nRT बाई वी। अब हम क्या करें? dP बाई डी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको फिर वॉल्यूम T से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये नेक्स्ट क्या है? ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको स्लो में बताते हैं। तो d बाई डी बी ऑफ dP बाई डी टी है और ये इस तरीके से ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब देखो इसका जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रेशर को बोले nRT बाई वी, और इससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ये कांस्टेंट T और ये V है। तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x² होता है। तो इस केस में यहाँ पर क्या है? nRT क्या है? कॉमन है। तो d बाई डी बी ऑफ 1/v क्या हो जाएगा? -1/v²। तो ये क्या आ गया? -nRT बाई v², और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको इधर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो d बाई यहाँ dv हो जाएगा और d बाई डी टी ऑफ nRT बाई p। इस बार कांस्टेंट कौन है? nr बाई p। तो nr बाई p को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। तो d बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? तो d बाई डी टी 1 ना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t 1 हो जाएगा, तो nr बाई v आ गया।
अब इसको देखो, यहाँ पर जब इनको डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पे कॉमन कौन है, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर कॉमन है, और डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, तो माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि कॉमन कौन है, एन आर कॉमन है, सिर्फ एन आर कॉमन कर लिए तो डी बाई डी बी ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। यूलर्स रूल समझ में आया आपको, लिख ली इसको। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे, दैट इज स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे, दो प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे ना, हाँ? लेकिन अभी तुमको फिर से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ के कंसेप्ट और अभी के कंसेप्ट में तुमको डिफरेंस दिख रहा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड irreversible process, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड irreversible प्रोसेस। छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्लियर है एकदम, ऐसे प्रोसेस जो क्या हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, मतलब उसको हम कहें कि बाई डायरेक्शनल हो जाए। तो ये होता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, लिखना, द रिएक्शन which goes in forward as well as in backward direction, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल किसको कहते हैं, है ना, द रिएक्शन which goes in only one direction, ठीक है, इसलिए इसको बोला भी जाता है यूनिडायरेक्शनल। क्या कहते हैं हम लोग, यूनिडायरेक्शनल। और इसको क्या कहते हैं, इसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी आ रहा है, और ये क्या होता है, ये सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते जा रहा है यहाँ पर। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि ऐसे जो रिएक्शन होते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते हैं, और ये जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी ना कभी तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम तुमको एक एक ऐसा ये दे दें कि टास्क दे दें, एक काम करो, एक एक सीढ़ी है ना, एक एक घंटा में तुम ऊपर चढ़ते जाओ, तो कभी ना कभी छत पे तो पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हम तुमको कहें कि तुम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना, 2 सीढ़ी नीचे उतर जाना, तो तुम छत पे कब पहुंचोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। ऐसी चीजें कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको कहेंगे, ये तो कंप्लीट होगा, तो हम कह सकते हैं टेक्स फाइनाइट ड्यूरेशन फॉर देयर
कंप्लीशन। अब ये जब कंप्लीट नहीं होगा तो कितना टाइम लेगा? जब ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा तो कितना टाइम लेगा? ये इनफाइनाइट टाइम लेगा। वो कोई फाइनाइट टाइम लेगा, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कब होते हैं? इन क्लोज्ड वेसल ओनली। ये ध्यान में रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ होते हैं? सिर्फ क्लोज्ड वेसल में। इन ओपन वेसल, ठीक है, ओनली नहीं कह सकते, बट ये मान के चलो कि ओपन वेसल में, क्लोज्ड वेसल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बाहर अगर निकल गया कुछ रिएक्टेंट तब तो होगा ही नहीं, तो कभी भी क्या होगा? क्लोज वेसल में। इसमें क्या होता है? कैन फॉर्म, ठीक है। मतलब ये दिमाग में याद रखना कि कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ फॉर्म करता है? क्लोज्ड वेसल में ही फॉर्म करता है ना। इक्विलिब्रियम क्लोज्ड वेसल और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही फॉर्म करता है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं फॉर्म करता है। इक्विलिब्रियम विल नॉट फॉर्म, ठीक है। इसमें एक कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में नो रोल ऑफ, क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? सुनो यहां पर, अगर कोई रिएक्शन है ए और बी और ये मिल करके सी और क्या बनाया? डी, तो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट कब करे? जब कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। मान लो ए और बी में से कोई खत्म हो गया तब रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा कि ए और बी में से मान लो कोई खत्म हो जाएगा तो सी और डी मिलकर फिर उसको बना देगा। तो कहने का मतलब नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको समझ में आए ये चीजें। क्लियर है? और यही चीज जब हम लोग आप टॉपिक में पढ़ेंगे तो जैसे वर्क डन के दो फॉर्मूला होता है, एक होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वो कब लगाते हैं? जब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला